हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जो है ना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। दूसरे लेक्चर में आपने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में समझा और उसके बाद में आपने बहुत सारी इक्वेशन जो इससे एसोसिएटेड थी वो आपने समझी। बैक ईएमएफ की इक्वेशन थी, जैसे टॉर्क की इक्वेशन थी, स्पीड की इक्वेशन थी। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। अब जो है आपको थर्ड लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू अबाउट दी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ये दो टॉपिक्स आपके इस लेक्चर में कवर होंगे। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एंड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे यहाँ पर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर एक आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो, इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर आप एक एक्सिस पर जो वाई एक्सिस है उस पर आप जो है वो वाई एक्सिस पर स्पीड ली गई है और दूसरी जो एक्सिस है उस पर जो है वो टॉर्क लिया गया है। तो इन दोनों के बीच की कैरेक्टरिस्टिक जो स्पीड और टॉर्क के बीच में होती है इसको हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी डीसी मोटर भी बोलते हैं। यानी कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो स्पीड और टॉर्क के बीच में होती है उसको हम स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीसी मोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने के लिए हमारी जो इक्वेशन इससे एसोसिएटेड है उसको हम देखेंगे। आप सभी लोग इस इक्वेशन से फैमिलियर हैं, यानी कि जो आपने वोल्टेज इसके आर्मेचर पर लगाया हुआ है, वोल्टेज V जो आपने यहाँ पर दिया था, इनपुट दिया था, वो किस किस में यूज हो गया। एक तो बैक ईएमएफ के लिए और एक जो है वो आर्मेचर के रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप था उसमें यूज हो गया। यानी कि इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया कि एक तो बैक ईएमएफ के लिए और दूसरा जो है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है उसमें। तो जो बैक ईएमएफ होता है उसकी इक्वेशन आपको पता है वो कौन सी होती है, P∅Zn/60A होती है। जो कि यहाँ की अगर मैं देखूँ कि ये किस पर डिपेंड करता है, जो ईएमएफ है वो फ्लक्स पर डिपेंड करता है और स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये जो है आपकी इक्वेशन सबसे ऊपर लिखी हुई है ये किसके लिए है, बैक ईएमएफ के लिए, और नीचे जो है वो फाई पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि स्पीड जो है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क की इक्वेशन आपको पता है, पहले आप पढ़ चुके हो। यानी कि ये डिपेंड करती है फ्लक्स पर और आर्मेचर के अंदर जाने वाली करंट पर डिपेंड करती है। तो जब हम इन पैरामीटर को इस इक्वेशन में रख देंगे स्पीड में, तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी जो कि डायरेक्टली आपको लिंक करा रही है स्पीड के बीच में और जो टॉर्क डेवलप हो रहा है उसके बीच में। तो यहाँ पर एक तो पार्ट हुआ जो कि यहाँ पर एक इसमें कहीं पर भी कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, और दूसरे वाले में जो है पार्ट में जो है वो टॉर्क की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक को आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले जब इनिशियल स्टार्ट वाली पोजीशन, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ या जीरो वाले पॉइंट पर, तो हम ये मान रहे हैं कि स्पीड जो है वो यहाँ पर वो इतनी स्पीड से मोटर घूम रही होगी, है ना। इस स्पीड पर मोटर घूम रही होगी, इस स्पीड पर, ये वाली स्पीड है इसकी। तो ये किसकी वजह से आई, यानी कि कह रहे हैं कि जब टॉर्क जीरो है तब मोटर में स्पीड कितनी होगी, जब टॉर्क जीरो होगा तो मोटर में स्पीड जो होगी वो किससे दिया जाएगा, इस रिलेशन से आपको दिया जाएगा, इतनी वैल्यू होगी। तो यानी कि ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा और ये इतना पार्ट ये बचेगा, यानी कि इतनी स्पीड से मोटर घूम रही होगी। तो ये इनिशियल आपका कर्व यहाँ से आपके आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहे हैं कि जब टॉर्क जीरो है, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क जब जीरो है तो करस्पॉन्डिंग स्पीड जो है वो इतनी है। इसका मतलब ये कौन सी वाली स्पीड कहला रही है, ये स्पीड जो कहला रही है ये कहला रही है हमारी नो लोड स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। अब क्या होता है, अब मैं धीरे धीरे करके जो है वो मोटर के ऊपर इस लोड बढ़ाऊंगा। मोटर पे अगर मैं लोड बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम मोटर के पर हम लोड बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आर्मेचर करंट जो होगी वो बढ़ती जाएगी। आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, अगर मैं पीछे ही चलूँ
तो अगर मैं पीछे चलता हूँ तो यहाँ से अगर लोड बढ़ाता हूँ तो आर्मेचर करंट जो अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस कम हो जाएगा तो इसका मतलब स्पीड जो होगी वो घट जाएगी। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर मैं नो लोड से लेकर के फुल लोड की तरफ बढ़ता हूँ तो टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जाएगा, यानी कि हम जैसे जैसे मोटर पर लोड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम मोटर पर लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, इसकी स्पीड जो होगी वो घटती जाएगी। तो यहाँ पर आपको दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक जो पहली जो आपको यहाँ पर नीचे जा रही है, ये कहला रही है आर्मेचर रिएक्शन, जो हमने नेग्लेक्ट कर दी है। जब आर्मेचर रिएक्शन आपने नेग्लेक्ट कर दी है तब के लिए है। और दूसरी जो है वो आर्मेचर रिएक्शन को भी हमने कंसीडरेशन में ले लिया है, आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू को भी हमने कंसीडरेशन में लिया है, तब क्या होगा। तो दो पॉइंट हैं यहाँ पर समझने के कि दोनों पॉइंट में कब क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि द मोटर स्पीड डिक्रीज एज द टॉर्क डेवलप्ड इंक्रीज। जैसे जैसे टॉर्क डेवलप बढ़ता है वैसे मोटर की जो है वो स्पीड जो है वो डिक्रीज करती है। जैसे कि आपने इस कैरेक्टरिस्टिक देखा, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो किसके लिए है, नो लोड स्पीड है। और यहाँ पे अगर जैसे आगे बढ़ेंगे मोटर जो है वो उसके ऊपर लोड हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे मोटर पर फुल लोड होगा तो स्पीड जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है लगभग 2 से लेकर 3% तक। इन डीसी मशीन द आर्मेचर एमएफ रिएक्ट्स विद द फील्ड एमएमएफ, यानी कि आपको पता है कि वहाँ पर दो फील्ड्स होते हैं, एक तो आर्मेचर की वजह से और एक फील्ड की वजह से। दोनों की वजह से जो है वो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ये आपके कोर्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आप ये मान के चलो कि दोनों के इंटरेक्शन की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। और इस आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम पोल्स के बीच में, दो पोल जो होते हैं एन और एस के अल्टरनेटिव जो पोल्स होते हैं उनके बीच में इंटरपोल हम लगा देते हैं। इंटरपोल से हम इसके रिएक्शन को हम कम करते हैं। तो जो इस ये वाला पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन आर नेग्लेक्टेड। जैसे जैसे इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जैसे हम अगर हम निगलेक्ट कर दें तो द फ्लक्स पर पोल ऑफ द मोटर इज कांस्टेंट। जो फ्लक्स पर पोल होगा मोटर का वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, लोड पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, द स्पीड ड्रॉप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड डिक्रीजेस। यानी क्या होगा, द स्पीड जो होगी वो नो लोड से फुल लोड पर डिक्रीज करेगी। यानी कि इसका मतलब स्पीड रेगुलेशन इम्प्रूव होगा। जैसा कि आपने कर्व 2 में देखा, यहाँ पे ये देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है कि जो यहाँ स्पीड ड्रॉप हुई है वो इतनी स्पीड ड्रॉप हुई है, इतनी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को देखूँ, इस इक्वेशन देखूँ तो यहाँ पर बैक ईएमएफ जो है वो कितना है, BA माइनस IA RA। यानी कि यहाँ पर हमने ऐसा कोई भी ड्रॉप नहीं लिया हुआ है जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो। अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें एक और जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी इक्वेशन जो होगी वो यहाँ से हो जाएगी कि सपोज जो हमारी n की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, VA माइनस IA RA। और फिर उसके बाद अगर आर्मेचर रिएक्शन को भी आप ले रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो इसका मतलब स्पीड जो होगी वो और भी ज़्यादा घट जाएगी। तो इसका मतलब जो आपका ये पहला वाला कर्व है ये तब होगा, ये वाला कर्व आ जाएगा, यानी कि जब आर्मेचर रिएक्शन को भी हम कंसिडरेशन में कर रहे हैं। तो द स्पीड डिक्रीज ऑन फुल लोड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन विच इज़ शोन बाय कर्व 1। तो आपने यहाँ पे देखा कि दो कर्व हैं, एक तो पहला वाला किसके लिए है, ये वाला जो है वो जो हमने आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया है, और जो हमने आर्मेचर रिएक्शन को उसमें कंसिडरेशन ले लिया तब स्पीड को ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाती है। तो इससे की जो स्पीड और टॉर्क के बीच में जो कर्व मिलता है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आपने दो पॉइंट समझे, कौन कौन से, एक तो आपने कर्व देखा है वो है आर्मेचर रिएक्शन को हम निगलेक्ट कर दें तब, और दूसरा वाला अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे जो मोटर की स्पीड है फुल लोड पर वो थोड़ी सी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कहलाता है स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल करने के
4 मेथड हैं वो यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पीड इक्वेशन पर पहुँचते हैं कि स्पीड की इक्वेशन क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी बताया था मैंने आपको, स्पीड की इक्वेशन क्या होती है। स्पीड की इक्वेशन ये रही, यानी यहाँ पर क्या रखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि n = k b - ia RA + R अपॉन फाई। RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगा दिया कुछ, वो है, फाई क्या है, फ्लक्स है, IA क्या है, दिस इज़ द आर्मेचर करंट, और V क्या है, जो आपने आर्मेचर को वोल्टेज सप्लाई लगाई हुई है वो। तो यहाँ पर जो है वो फील्ड कंट्रोल के मेथड्स वो ये हो गए, कौन कौन से। एक तो फ्लक्स की वजह से, यानी कि आप फ्लक्स को वेरी करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है आपने आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ये वाला, इस वाले रेजिस्टेंस को आप जो है वो वेरी करा करके आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा जो है वो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यानी कि आप आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हो, ये वाला जो आपने आर्मेचर वोल्टेज लगाया हुआ है इसको कंट्रोल करके जो है वो आप स्पीड को वेरी करा सकते हो डीसी मोटर की। चौथा जो है वो वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल कहलाता है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 चारों मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, बाय फील्ड कंट्रोल मेथड। इन फील्ड कंट्रोल मेथड इसमें क्या होगा, इन फील्ड कंट्रोल मेथड इसमें जो है फील्ड कंट्रोल मेथड में आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आप फील्ड सर्किट में लगा दोगे। ये फील्ड का सर्किट है जिसको कि आप सेपरेट सोर्स से सप्लाई दे रहे हो। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, जो कि आपने इस फील्ड वाइंडिंग के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप कम ज़्यादा करते हो तो क्या होगा, इसमें जाने वाली जो करंट होगी ये वैल्यू चेंज होगी। अब अगर ये वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब ये होगी जो फ्लक्स होगा, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें जाने वाली करंट पर। तो जब ये करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो स्पीड वेरी करेगी। किस तरह से, अगर आप ध्यान से देखें कि आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने जो फील्ड रेजिस्टेंस लगाया है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका मतलब आर्मेचर में फील्ड में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वो करंट को अपोज करता है ना, रोकता है। इसका मतलब इसको जो है वो फील्ड करंट है वो कम होगी। अब ये मालूम हो फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। अब जब करंट हमारी कम हो रही है तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी कम होगा। और आपको पता है इस इक्वेशन में फ्लक्स पैरामीटर कहाँ है, नीचे लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्पीड होगी, स्पीड जो होगी वो डिक्रीज, अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब स्पीड जो होगी वो इंक्रीज करेगी, यानी कि फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी। इस तरह से हम जो है वो फील्ड को कंट्रोल करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड में हम अब जो दूसरा मेथड है वो है बाय आर्मेचर करंट कंट्रोल मेथड। अब आर्मेचर करंट कंट्रोल मेथड में क्या है कि हम जो है आर्मेचर वाले सर्किट में एक्सटर्नली रेजिस्टेंस हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आर्मेचर में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अब अगर मान लो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ से आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। तो सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, आर ए की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, करंट जो होगी वो कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू अगर कम होगी तो आई ए आर ए क्या होगा, आई ए आर ए जो ड्रॉप है ये भी कम हो जाएगा। लेकिन जो न्यूमरेटर है पूरा बी टी माइनस आई ए आर ए, ये पूरा का पूरा जो ड्रॉप होगा, ये पूरा बी माइनस आई आर ए जो फैक्टर होगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ेगा। और अगर ये फैक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो आर्मेचर के रेजिस्टेंस को चेंज करके भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड होता है, तीसरे मेथड में हम जो है वो आर्मेचर के एक्रॉस जो आपने वोल्टेज लगाया हुआ है, एक्सटर्नली कनेक्ट जो वोल्टेज किया हुआ है, उसको भी चेंज करके आप स्पीड को वेरी कर सकते हो। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमने वेरिएबल वोल्टेज यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारी स्पीड का रिलेशन है, स्पीड का रिलेशन पुराने वाले से आप देखते हैं, ये जो आपने वोल्टेज यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, अगर ये वोल्टेज स्पीड बढ़ेगी और अगर इसको आप घटाओगे तो इसका मतलब स्पीड जो होगी वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तीसरा मेथड कहलाया बाय आर्मेचर वोल्टेज करंट
बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। जो चौथा मेथड होता है वो कहलाता है बार्ड लियोनार्ड सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत ही प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल मिलता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक मोटर और जनरेटर सेट लगा देते हैं, जिसकी जैसे कि हमें इस वाली मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो आप यहाँ पर जो इसके अक्रॉस आर्मेचर जो वोल्टेज दोगे वो इस जनरेटर के थ्रू दोगे, और इस जनरेटर को आपने कनेक्ट किया हुआ है इस मोटर के थ्रू, यानी कि इस मोटर से आप इस जनरेटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब अगर मान लो कि इस मोटर को आप यहाँ से इसको आप कंट्रोल करते हो, तो इसका मतलब यहाँ मिलने वाला वोल्टेज होगा वो कंट्रोल होगा, वो वोल्टेज आप इसको दे रहे हो तो यहाँ की स्पीड कंट्रोल होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है। इस तरह की जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर्स, एलिवेटर्स इसमें करते हैं, जहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज हमें स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हो M2 इज़ द मोटर टू विच स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, यानी ये वाली मोटर जो हो गई। दूसरा क्या है, M1 मे बी एन AC मोटर और DC मोटर। ये जो है M1 AC मोटर भी हो सकती है, DC मोटर भी हो सकती है। G क्या है, G इज़ द जनरेटर है, ये जनरेटर लगा हुआ है जो कि M1 मोटर के साथ में कपल्ड है। G इज फेड टू द इन दिस मेथड द आउटपुट फ्रॉम जनरेटर, जो आउटपुट फ्रॉम जनरेटर G जो होता है, ये M2 को जो मिल रहा है वो इज़ फेड टू द आर्मेचर ऑफ द मोटर M2 हुज स्पीड इज़ टू बी कंट्रोल, जो करना होता है हमें। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर G कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ इसके जो टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज है जो हम इसको दे रहे हैं, इसको आप 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक ले जा सकते हो इस मोटर के थ्रू, है ना। तो इस तरह से आप जो है वो द आर्मेचर वोल्टेज मोटर M2 इज वेरी स्मूथली, हैंस वेरी स्मूथ स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, यानी कि बार्ड लियोनार्ड सिस्टम जो होता है वो वेरी स्मूथ DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने एलिवेटर में देखा होगा कि एलिवेटर में जैसे ही हम जैसे ही हम जाते हैं उसके बाद एलिवेटर मूव करता है, और जब उसको रुकना होता है किसी पर्टिकुलर स्टोरी पर पहुंचने के बाद, तो वो धीरे धीरे पहले ही बंद हो जाता है, और बहुत ही धीरे धीरे करके, जिसके किसी को भी कोई इस तरह से कोई जर्क नहीं लगे, झटका नहीं लगेगा, उस तरह से वो प्रिसाइजली जो है ना उसकी स्पीड डाउन होती चली जाती है, और इसी तरह से उसकी स्पीड जो बढ़ती है वो भी धीरे धीरे करके ही बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से किसी भी तरह का किसी को कोई भी जर्क नहीं लगता है। तो ये अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।